नमस्कार, आप सभी का वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। भौतिक विज्ञान की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो है पदार्थों के सामान्य गुण, दाब, श्यानता, केशिकत्व, पृष्ठ तनाव आदि पे बात कर ली है। आज का ये टॉपिक रहेगा, अगला चैप्टर रहेगा जो है हीट या ऊष्मा। हीट या ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है भाई? तो जैसे सपोज करिए कि यहाँ पर लकड़ी रखकर किसी ने जला दिया इसको, ठीक है, ये लकड़ी किसी ने जला दिया, ऐसे जल रहा लकड़ी। तो ये जब लकड़ी जल रही होगी तो यहाँ से निकलेगी एक ऊष्मा। यहाँ कोई व्यक्ति अगर बैठकर हाथ सेक रहा है, ऐसे है ना, ऐसे हाथ सेक रहा है तो इसके हाथ में ऊष्मा गर्मी प्राप्त होगी। समझ रहे? तो इसका मतलब क्या है कि ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो यहाँ अधिक ताप से इधर कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ से इधर की ओर डायरेक्शन कैसा रहेगा? अधिक ताप से कम ताप की ओर। या हम ऐसे कह सकते हैं जो है, जैसे पानी होता है ना, पानी क्या होता है, पानी की प्रवृत्ति होती है या ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है, ऊंचाई से ढलान की ओर बहता है। ऐसे ऊष्मा भी होती है, ये अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होने वाली एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसको हम बोलते हैं ऊष्मा। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। चाय आपको ठंडा करना है, पानी में आप रख देंगे तो पानी में जो है चाय की ऊष्मा स्थानांतरित हो जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। चाय जो है वो पानी के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगी। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि ऊष्मा जो होती है यह एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब जहाँ आग जल रही वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे जा रही है वहाँ टेम्परेचर कम है। ये किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी दिशा में आप आग के पास बैठे, चाहे पूरब की ओर बैठिए, पश्चिम की ओर, किधर भी दिशा में आप बैठेंगे आपको आँच ताप का अनुभव होगा। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा कैसी राशि है? तो ऊष्मा अदिश राशि है। ये किसी भी दिशा में जा सकती है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है इसका, इसको याद रखिएगा। तो ऊष्मा जो है ये कैसी राशि है, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ऊष्मा जो है ये अदिश राशि है। इसमें किसी भी दिशा में ज़रूरी नहीं है कि ऊष्मा उसी दिशा में जाए। पूर्व की ओर कोई आदमी बैठा है तो उसको आँच लगेगी, पश्चिम की ओर बैठा है तो नहीं लगेगी। तो ऐसा तो होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता, जिसका मतलब ऊष्मा को स्थानांतरित होने के लिए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। जैसे बल्ब हम लगाते हैं तो किसी दिशा में लगाते हैं, है कि नहीं है? जबकि ऊष्मा जो है कहीं भी कोई चीज़ जल रहा है तो उसके चारों तरफ फैलती रहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि ऊष्मा जो है ये बिना दिशा के चलती है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। केवल हाँ क्या चाहिए, टेम्परेचर में डिफरेंस चाहिए। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पानी है तो वो ऐसा नहीं कि 200 डिग्री वाले की तरफ प्रवाहित होगा, वो जो है उससे 100 से कम वाले की ओर प्रवाहित होगा। क्लियर? चलो, तो ऊष्मा कैसी राशि है भाई? तो ऊष्मा जो है ये अदिश राशि है। इसके मात्रक की अगर हम बात करें तो इसका मात्रक क्या होगा ऊष्मा का? तो ऊष्मा को मापने का जो इकाई होता है, मात्रक इसका होता है, इसका मात्रक होता है जूल। ऊष्मा मापने की इकाई क्या है? जूल। इसका अन्य मात्रक अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऊष्मा का अन्य मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है कैलोरी। ठीक है ना? क्या होता है? कैलोरी। ऊष्मा को कैलोरी में भी मापा जाता है। हाँ, एक बात और याद रखिएगा कि ये कैलोरी जो है, कैलोरी, इससे हम जो है फूड एनर्जी भी मापते हैं। कैलोरी से जो है खाद्य ऊर्जा, फूड एनर्जी भी मापी जाती है। फूड एनर्जी भी मापी जाती है। ठीक है, फूड एनर्जी भी मापी जाती है। बात समझ में आ गई होगी कि जो है
ऊष्मा जो है एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से कम ताप की ओर प्रवाहित होती है। यह अदिश राशि है। इसका मात्रक जूल होता है। इसका अन्य मात्रक कैलोरी भी होता है। अब कैलोरी और जूल में क्या संबंध है? तो एक कैलोरी बराबर जो है, एक कैलोरी ये बराबर होता है 4.18 जूल के, या कहीं कहीं इसको आपको लगभग 4.2 जूल लिखा हुआ मिलेगा। तो एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? तो 4.2 या 4.18 जूल होते हैं। क्लियर? चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम एक बात आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ कहा ताप, टेम्परेचर क्या होता है? ताप, ऊष्मा और टेम्परेचर में थोड़ा सा अंतर होता है। जैसे ऊष्मा तो एक प्रकार की ऊर्जा है जो अधिक ताप से अधिक गर्मी से कम गर्मी की ओर प्रवाहित हुई। लेकिन ताप क्या है, गर्मी क्या है? तो टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ बता दूँ, फिर आगे हम बात करेंगे। तो ताप जो है, ताप क्या होता है भाई? ताप से हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता चलता है। किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने का पता चलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ताप एक भौतिक कारक है जिसके आधार पर हमें किसी वस्तु के गर्म या ठंडे होने की जानकारी मिलती है। अगर कोई वस्तु गर्म है तो हम कहेंगे कि इसका ताप अधिक है, कोई वस्तु ठंडी है तो उसका हम कहेंगे ताप कम है। किसके आधार पर? अपने शरीर के टेम्परेचर के आधार पर। अगर हम बर्फ़ को पकड़ें तो बर्फ़ हमारे शरीर से ठंडी है, इसका मतलब बर्फ़ का ताप क्या है? हमारे शरीर से कम है। अगर हम आग को टच करें तो आग का टेम्परेचर क्या है? हमारे शरीर से ज़्यादा है। तो इसीलिए हम जो है कुछ चीज़ को फील कर पाते हैं उसके टेम्परेचर के आधार पर, कि उसका टेम्परेचर जैसा रहेगा उस हिसाब से हमको गर्म या ठंडी वो वस्तु महसूस होती है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे ताप के बारे में अधिक। इसके बाद आ जाता है ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। ठीक है, जैसे अगर हम लोहे की एक रॉड लेते हैं, उसको आग में डालते हैं तो दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है कि नहीं है? लेकिन वही जो है अगर हम एक कांच की छड़ लेते हैं, उसको आग में डालते हैं, दूसरा सिरा उसका नहीं गर्म होगा। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ये प्रतीत होता है कि ऊष्मा जो है ये किन किन पदार्थों में स्थानांतरित होती है, और जिसमें होती है उसको कहेंगे सुचालक, जिसमें नहीं होती उसको कहेंगे कुचालक। तो देखिएगा भाई इस पर आधारित घटनाएं क्या क्या हैं। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक। ऊष्मा के सुचालक तथा कुचालक, कंडक्टर और नॉन कंडक्टर। सुचालक क्या होंगे और कुचालक क्या होंगे? कंडक्टर और नॉन कंडक्टर होते हैं। सुचालक को बोलते हैं कंडक्टर और इसको बोलते हैं नॉन कंडक्टर। ठीक है, सुचालक मतलब जिनसे ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है, जिनसे ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है। जैसे भैया क्या होगा इसमें? जैसे अगर हम देखें, आपसे पूछें कौन कौन से ऐसे पदार्थ आपको मिलेंगे, तो आप कहोगे कि सर सभी प्रकार की धातुएं, जैसे लोहा हो गया, तांबा, सोना, चांदी, सभी प्रकार की धातुएं, पारा। इसके अलावा और क्या हो जाएगा? जल, पानी। जल में भी तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, जल हो गया। तो इन सब में ऊष्मा का प्रवाह आसानी से होता है, इस नाते इनको हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा के सुचालक। जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता उनको कहते हैं कुचालक। जिसमें ऊष्मा का प्रवाह आसानी से नहीं होता, आसानी से नहीं होता। जैसे वालों को बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। अभ्रक हो गया, जिसको माइका कहते हैं, माइका। अबीर वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा, अभी होली का त्यौहार था
तो उसमें अबीर में चमकीले रंग के कुछ कण आपको नज़र आते हैं, वही क्या है, अभ्रक है। या आप लोगों ने प्रेस के एलिमेंट के ऊपर एक पन्नी देखी होगी, वही अभ्रक है। अभ्रक जो होता है ये जो है विद्युत का तो कुचालक होता है, लेकिन ऊष्मा का सुचालक होता है। इस एक सेकेंड हाँ, अभ्रक इसमें आएगा भाई, एक सेकेंड। अभ्रक किसमें आएगा, इसमें आएगा अभ्रक, माइका, ठीक है। माइका किसमें आता है, इसमें आता है। इसमें जैसे प्लास्टिक, रबड़, ठीक है, लकड़ी, बर्फ, ठीक है। अभ्रक जो होगा ना, अभ्रक के बारे में सवाल बनता है। अभ्रक जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। इसमें बिजली तो नहीं प्रवाहित होती, लेकिन ऊष्मा प्रवाहित होती है। पतला सा होता है, सफ़ेद सफ़ेद पानी जैसा कलर में, तो इसको जाने देंगे, ठीक है। तो जिनसे ऊष्मा का प्रवाह होता है सुचालक, जिनसे नहीं होता कुचालक। तो कौन कौन से हो जाएंगे सुचालक में, जैसे लोहा, सोना, चांदी, सभी प्रकार की धातुएं जल और अभ्रक के सुचालक हो जाएंगे। कुचालक में देखिएगा जैसे प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, बर्फ, ये सब क्या हो जाते हैं, कुचालक हो जाते हैं। सुचालक और कुचालक पर आधारित कुछ घटनाएं हमको देखने को मिलती हैं। अच्छा, वायु भी क्या होगी, वायु जो है ये ऊष्मा की कुचालक होती है। चलो, अब इन पर बेस्ड कुछ घटनाएं हमारे जीवन में देखने को मिलती हैं कि जैसे हम लोग जो है गर्मी के सीज़न में तो एक शर्ट से काम चला लेते हैं, और अगर मान लीजिए हमको थोड़ा सा और गर्मी लेनी है तो हम कलरफुल कपड़े पहनते हैं, है कि नहीं है। ठंडी के मौसम में हम लोग जैकेट पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं। तो ये सब आधारित घटनाएं इस पर पूछी जाती हैं। आइए देखते हैं उनको। देखो भाई, अगर हम कहें कि बर्फ़ क्या है, ऊष्मा का सुचालक है कि कुचालक है, तो आप कहोगे कि सर बर्फ़ ऊष्मा का कुचालक है। तो यहाँ से क्या क्या घटनाएं देखने को मिलती हैं। जैसे बर्फ़ को जो है, बर्फ़ जब ये जो है बर्फ़ की सिल्ली हम लोग लेके आते हैं, तो इसको जो है भूसे में या जो है लकड़ी के बुरादे में सुरक्षित रख दिया जाता है ताकि बर्फ़ पिघले ना। जैसे बर्फ़ की सिल्ली इस तरीके से है ऐसे, तो इसको जो है हम जो है भूसा से या जो है लकड़ी के बुरादे से ढक देते हैं ताकि बाहर की गर्मी ना तो अंदर जा सके, ना अंदर की गर्मी बाहर जा सके। क्योंकि ये लकड़ी का बुरादा या जो भूसी भरा हुआ है यहाँ पर, ये भूसी जो है ऊष्मा का क्या करता है, आदान प्रदान नहीं करने देता। तो बर्फ़ को जो है भूसी में रखा जाता है, भूसी या लकड़ी के बुरादे में रखा जाता है, लकड़ी के बुरादे में रखा जाता है, बुरादे में रखा जाता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बाहर रख देंगे तो क्या होगा, पिघल जाएगा। दूसरा, जैसे जमी हुई झील जो होती है, आप लोगों ने देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो झीलें होती हैं उनका पानी जम जाता है, फिर भी मछलियाँ अंदर में जीवित रहती हैं। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो जमी झील में मछलियाँ जीवित रहती हैं, क्यों भाई। जैसे सपोज करिए कि ये झील है, इसमें पानी जो है ऊपर की तरफ, यहाँ ऊपर का पानी ये जम गया, ऊपर का पानी ये क्या हुआ, जम गया, बर्फ़ बन गया। मछली, कोई यहाँ पर मछली है ऐसे, कोई मछली यहाँ पर ऐसे तैर रही है, तो ये क्या होगा। अब बाहर क्या है, ठंडी है, तो बाहर की ठंडी ना तो अंदर जाएगी और ना अंदर की गर्मी बाहर जाएगी, क्योंकि ये जो बर्फ़ जम गई है ना, ये ऊष्मा का कुचालक है। तो ये बर्फ़ जमने के नाते बाहर की ठंडी मछली को नहीं लग पाती है और यहाँ का पानी भी नहीं जम पाता है, इसलिए ये मछलियाँ क्या होती हैं, सुरक्षित रहती हैं, ठीक। क्योंकि जो बर्फ़ है जो है ना, ये क्या है, ऊष्मा का कुचालक, ऊष्मा का कुचालक,
ऊष्मा का कुचालक है। इग्लू, इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का घर होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो है ना ऐसे बर्फ़ का घर बनाते हैं जिसको कहते हैं इग्लू। ये क्या है? इग्लू। अब यहाँ पर भैया इग्लू के अंदर अगर कोई आदमी जो है बैठा है ना और वो जो है मान लीजिए आग जलाकर बैठा है यहाँ पर, तो ये सुरक्षित रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो बर्फ़ का घर बना हुआ है ये बर्फ़ है और इस बर्फ़ के नाते ना तो बाहर की ठंडी अंदर जाएगी ना अंदर की गर्मी बाहर। तो इग्लू में मानव सुरक्षित रहता है। इग्लू क्या होता है? बर्फ़ का घर। इग्लू में मानव सुरक्षित रहता है। ठीक भाई। और क्या होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि प्रेस का हैंडल हो गया या कुकर का हैंडल हो गया, ये प्लास्टिक का बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो है ये ऊष्मा का कुचालक है और अगर प्लास्टिक का नहीं रहता है तो क्या होगा? हाथ जल जाएगा, क्योंकि पूरे बर्तन में क्या होता है? हीट का प्रवाह होता है। तो ये हैंडल जो होते हैं ये लकड़ी या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लकड़ी और प्लास्टिक जो है ये ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ये सब सवाल पूछा गया है कि ऐसा क्यों करते हैं। कच्चे मकान जो है, कच्चे मकान गर्मियों के सीज़न में आप लोगों ने देखा होगा कि कच्चे मकान के अंदर बैठे रहिए तो आपको ज़्यादा सुकून मिलता है, जबकि पक्के मकान तपते रहते हैं। ठीक है ना, उनका टेम्परेचर अधिक रहता है। तो ये जो कच्चे मकान होते हैं ना ये गर्मियों में ज़्यादा आरामदेह होते हैं, गर्मी में अधिक आरामदेह होते हैं। ठीक भाई। तो ये कुछ घटनाएं आपको यहाँ पर देखने को मिली ऊष्मा के सुचालक और कुचालक पे। इनको आप अच्छे से रिवीजन करिएगा, क्योंकि ये सब पूछा गया, जितना हमने लिखा हुआ है ना ये सब के सब सवाल पूछे गए हैं और ये सब किस पे बेस्ड हैं? ऊष्मा के सुचालक और कुचालक की प्रवृत्ति पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखिए, बाकी हम कल की क्लास में और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू सभी को।